सो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग मनी एंड बैंकिंग, जिसमें मनी के फंक्शन हमने पढ़ लिया, मनी का मतलब समझ लिया था, मनी कौन इशू करता है, करेंसी, नोट्स, बार्टर सिस्टम। तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग ने समझ ली हैं। तो चैप्टर जैसे कि मैंने कहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी एडवांस और टेक्निकल लेवल पर है। हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पर समझो, कुछ चीज़ें आगे चल के जब आप मास्टर लेवल पे जाओगे तो और भी टेक्निकल चीज़ें समझोगे मनी से रिलेटेड। सो ऑल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई, कि और किस तरीके से हम लोग मनी सप्लाई को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस फोर ऑल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई कॉल्ड M1, M2, M3, M4। ठीक है, कह रहे कि चार मेथड से या चार तरीके से मनी सप्लाई को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। M1, M2, M3, M4। दे आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर जो ज़्यादा लिक्विडिटी है, जिसके अंदर लिक्विडिटी का मतलब मैंने कहा था कि कैश फ्लो, कैश कितना है, लिक्विड होता है क्या। देखो एग्जांपल के तौर पे आपके पास गोल्ड है, कैश के बजाय गोल्ड है, तो गोल्ड भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी वेल्थ है। कैश रखा है वो भी वेल्थ है। लेकिन गोल्ड लिक्विडिटी कम होती है गोल्ड में। उतनी जल्दी अगर कोई चीज़ ख़रीदना हो तो पहले क्या करोगे, गोल्ड के जाओगे, पहले बेचोगे या बैंक में लोन रखोगे, उसमें से लोन निकालोगे, तब जाके दूसरी चीज़ खरीद पाओगे। लेकिन वहीं पर अगर कैश है तो कैश को तो फ़ौरन इस्तेमाल कर लो, जो ख़रीदना हो डायरेक्ट जाके ख़रीद लो। तो गोल्ड या सिल्वर भी वेल्थ है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका सामान है। और कैश भी आपका ही है, वो कैश भी आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन कैश ज़्यादा लिक्विड है, कुछ तेज़ी से कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी दूसरा सामान खरीद सकते हैं। गोल्ड या सिल्वर या दूसरी चीज़ों को पहले बेचोगे, बाद में दूसरा सामान खरीदोगे, तो लिक्विडिटी उसमें ज़्यादा नहीं होती है। तो लिक्विडिटी का मतलब मैंने बताया है कि जितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाए कैश तुम्हारा या तुम्हारी वेल्थ, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए लिक्विडिटी की, कौन ज़्यादा लिक्विड है। तो M1 मोस्ट लिक्विडिटी है, M1 में, M2 में उससे कम है, M3 में उससे कम, M4 में उससे कम। ठीक है ना। तो M1 ने बताया कि M1 इज इक्वल टू क्या, CDD प्लस OD। हेयर C डिनोट द करेंसी, मतलब करेंसी हुआ। ठीक है। DD हुआ डिमांड डिपॉजिट, कि आपने कुछ डिपॉजिट रखा हुआ है, वो डिमांड डिपॉजिट हो गया। ठीक है, बैंक में। C तो बिल्कुल ही करेंसी, बिल्कुल नोट हो गया आपके हाथों हाथ में, जो नोट और ये है कॉइन्स है C। लेकिन DD क्या हो जाएगा, जो बैंक में आपने रखा हुआ है। और OD क्या हो जाएगा, अदर डिपॉजिट हैं, जैसे जो RBI में रखा हुआ है। ठीक है। जैसे कि डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि LIC में है, या यहाँ पर पैसा रखा है आपका। या डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, बाहर की सेंट्रल बैंक में रखा हुआ है। या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखा हुआ है पैसा आपका, जो कि इतनी तेज़ी से आप उसे निकाल नहीं सकते, मतलब है ना, उतना क्विक नहीं होता है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए रखा हुआ है। वो एक क्या रखा है, लॉन्ग टाइम के लिए रखा हुआ है। ठीक है। और जो दूसरा जो होता है, बैंक में, हमारे बाजू में बैंक है, वहाँ पैसा रखा हुआ है, वो तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। वो तो कभी भी आप सुबह दोपहर शाम जब चाहे ATM से निकाल लो, पैसा इस्तेमाल कर लो, UPI से निकाल लो। ठीक है ना। अब तो डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। और जैसे C तो बिल्कुल ही जो हाथ में नोट है, हाथ में कैश है आपके। OD जो थोड़ा लॉन्ग, 5 साल के लिए रख दिया है, 10 साल के लिए रख दिया है RBI या फॉरेन इंस्टीट्यूशन में, बाहर के बैंक में, तो IMF में, वर्ल्ड बैंक में, तो ये होता है तुम्हारा अदर डिपॉजिट। तो अदर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड कैश हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। सी यहाँ पे देखो, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वाला डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ETC, माइंड। OD डज नॉट इंक्लूड कैश हेल्ड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक में जो रखा हुआ है वो तो DD होता है। ठीक है ना। इन मनी स्लैश देयर सप्लायर ऑफ मनी, समझ गए। तो OD का मतलब क्या हुआ, DD का मतलब क्या हुआ, C मतलब क्या हुआ। M2 देखो, M2 में क्या क्या रहता है, जो मैंने क्या कहा, M1 मतलब मोस्ट, बहुत ज़्यादा लिक्विड है ये। और M2 जो M1 मतलब M1 भी, M2 में M1 तो आएगा, ऊपर का पैसा तो आ ही जाएगा। साथ में सेविंग डिपॉजिट विथ पेस्ट ऑफिस,
सॉरी पोस्ट ऑफिस में भी जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्टेज हमारे लेटर ले आते हैं, कुरियर करते हैं हम लोग जो, तो वहाँ पर भी अकाउंट होते हैं हमारे। वहाँ पर भी आप एज ए बैंक यानी कि अकाउंट इस्तेमाल करके पैसा डिपॉजिट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में। तो पहले तो पोस्ट ऑफिस में ही पैसा सेविंग किया जाता था एक टाइम पर, ठीक है ना। तो वो जो पैसा है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा होता है, तो वो प्लस ये वाला मिलकर आ जाता है M2। इसमें लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि M1 तो है ठीक है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, लेकिन बाद में सेविंग डिपॉजिट भी तो है, लेकिन वो कहाँ पर है, पोस्ट ऑफिस में 10 साल 15 साल की रखा हुआ है आपने, तो इसमें लिक्विडिटी कम होती है, इतनी जल्दी आप कैश निकाल नहीं पाते हो उसमें, ठीक है। M3 में देखो, M3 में M1 का मनी तो रहता ही रहता है, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक में जो डिपॉजिट वो रहता है। M4 में M3 होता है, ठीक है। M4 में M3 होता है। अब M3 मतलब M1 हो ही गया, M4 में M1 आ गया, क्योंकि भाई M3 में क्या क्या है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट है। M4 में क्या M3 है, तो M3 में क्या M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट तो है ही ना, यानी M4 में तो M1 आ ही गया ना भाई। M3 को तुम ओपन करोगे, M3 के अंदर क्या M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, तो M4 क्या हो जाएगा मालूम है, M1 मतलब ऊपर वाला प्लस नेट टाइम डिपॉजिट प्लस टोटल डिपॉजिट, क्योंकि M3 को तुम ओपन करोगे ना, तो वो M4 में सारा चीज़ आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस जो भी है वो सब आ जाएगा M4 में, ठीक है। तो इस तरीके से मनी के लिक्विडिटी में उसको वो एक अरेंज किया गया है। हाई पावर मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। हाई पावर्ड मनी क्या बोला गया है कि द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द मॉनिटरी ऑथोरिटी ऑफ कंट्री RBI इज कॉल्ड द मॉनिटरी बेस और हाई पावर्ड मनी, ठीक है। इट इज़ द टोटल क्रिएटेड, आराम से कहाँ पर थे हम लोग। इट इज़ द मनी created produced by the RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट कंसिस्ट करेंसी नोट कॉइन सर्कुलेशन विद द पब्लिक, मतलब कंट्री में जो भी नोट्स हुए, जो भी करेंसी हुई, जो भी कॉइन्स हुए, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर वॉल्ट में जो कैश, कमर्शियल बैंक में वॉल्ट जो होता है हमारा एक लॉकर होता है, वहाँ पे जो पैसे रखे हुए हैं, साथ में डिपॉजिट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद RBI, क्योंकि जो गवर्नमेंट का भी जो पैसा होता है, जो दूसरी कमर्शियल बैंक होती है, HDFC, ICICI, जितनी बैंक है RBI में, उनके पास उन बैंकों को RBI के पास ऐसे डिपॉजिट रखना पड़ता है पैसा, वो RBI का रूल होता है, नहीं तो बैंक लेके पैसा भाग गई पब्लिक का, तो RBI गवर्नमेंट बैंक होती है, तो कमर्शियल बैंक और दूसरी जो बैंक होती हैं वो RBI के पास डिपॉजिट का RBI रखता है भाई, हाँ आपको यहाँ पर डिपॉजिट रखना पड़ेगा अपना पैसा, तो वो कुछ रेशियो होता है, उतना पैसा रखना पड़ता है RBI के पास। तो यही सबको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, क्योंकि ये मेन बताता है कि अपनी कंट्री की वेल्थ बताता है इन कैश टर्म में, इसी बोलते हैं हाई पावर। तो इट इज़ हाई पावर्ड मनी बिकॉज दीज आर द लाइबिलिटी टू रिफंड डिपॉजिट ऑन बैंक फ्रॉम द डिपॉजिट होल्डर। ये जितना भी पैसा है ये वापस करना पड़ जाता है, इसीलिए इसे लाइबिलिटी बोला गया है। भाई आपने बैंक में पैसा रखा है तो बैंक आपको वापस नहीं करेगी क्या, बताओ, ठीक है। ये देखिए ये वाला, again if a person present a currency note to RBI, the latter has to pay him value equal to amount printed on the note, ठीक है। रिमेंबर RBI कंट्रोल सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी, जितना भी जो हाई पावर्ड मनी है, जितना भी लोगों का डिपॉजिट रखा हुआ बैंक्स में, वो RBI कंट्रोल करती है। तो बैंक मनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाई पावर्ड मनी बिकॉज बैंक मनी ओनली मीन्स क्रेडिट क्रिएटेड बाई कमर्शियल बैंक बाई वे ऑफ चेक, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर etc. बैंक मनी इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट मनी, मनी हुज फेस वैल्यू इज़ मोर देन इट्स कॉमिट, ठीक है। तो जो बैंक मनी होती है वो हाई पावर्ड मनी से अलग है। बैंक मनी में सिर्फ क्या आता है, जो चेक्स हैं, बैंक ड्राफ्ट हैं, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, बैंक मनी में आता है कि ये बैंक में जाकर हम निकाल सकते हैं इन डॉक्यूमेंट के थ्रू। जैसे चेक ले जाओगे या बैंक ड्राफ्ट ले जाओगे तो इससे पैसा जाके बैंक से निकाल लोगे ना, तो बैंक मनी मतलब सिर्फ उतना ही होता है। लेकिन जो हाई पावर्ड मनी होता है उसके अंदर वॉल्ट का पैसा भी आ गया, जो तुमने लॉकर में रखा हुआ है, जो लॉन्ग टाइम डिपॉजिट किया हुआ है, या RBI के पास जो कमर्शियल बैंक ने पैसा रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होती है, जैसे ICICI, HDFC, जो पब्लिक के लिए इस्तेमाल, जनरल पब्लिक के लिए इस्तेमाल हुई हैं। पब्लिक जैसे हम लोग हैं अपना अकाउंट खोल के
उनसे एटीएम लेते हैं, हमें एटीएम मिलता है, हम कहीं पर भी उनके एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, कहीं पे चेक दे के किसी को पेमेंट करा सकते हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं कमर्शियल बैंक करता है। तो कमर्शियल बैंक से लोगों को बहुत आसानी हो गई, पहले बड़ी दिक्कत होती थी। तो देखो यहाँ पे है कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, HDFC, RBI, ये सारे क्या हैं, कमर्शियल बैंक हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, वही जो बैंक का फंक्शन जो बताया था, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट मनी। ये क्या करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मनी, क्या आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो, आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, तो बैंक में पैसा सिक्योर रहता है, वो बैंक कहीं और पैसा इस्तेमाल करती है आपका। जब चाहिए होता है क्या करिए, तो बैंक इस्तेमाल कर रही, तो और भी लोगों का पैसा रहता है ना, पैसे का वो तो रहता ही है, उनको बैकअप इतना रहता है। तो जब चाहे तब तुम ले भी सकते हो, तो वो पैसे घुमाती रहती है मार्केट में। अब बैंक कैसे काम कर रही है बताओ। अच्छा, बैंक को इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हें इतनी सर्विस दे रही है, तुम्हें एटीएम दे रही है, एटीएम मशीन लगा रही है, तुम्हारा पैसा रख रही है अपने पास, इतना बड़ा स्टाफ है, इतनी एडवर्टीजमेंट है, सारी चीज़ें करती है बैंक। पैसा जितना रखते हो उल्टा पैसे में इंटरेस्ट भी देती है, तो बैंक का फ़ायदा क्या हुआ भाई, बैंक को इतनी सैलरी वैलरी कहाँ से देगी। तो आप जो पैसा रखते हो ना, पैसा मार्केट में घुमाती है, इन्वेस्टमेंट करती है बैंक। ठीक है, तो फिर आप बोलो सर अगर मेरा पैसा हमें वापस चाहिए उस टाइम, तो और भी लोगों का पैसा रहता है ना। तो हाँ, ये ज़रूर, ये दिक्कत ज़रूर हो जाएगी अगर जितने भी लोगों के बैंक अकाउंट है, सब ने अगर एक साथ अपना पैसा मांग लिया, तब बोलोगे बैंक क्या होगी, डूब गई। होता है ना, बैंक डूब गई है, बोला जाता है बैंक क्या होगी, डूब गई। तो डूब गई मतलब कि सब लोगों ने पैसा, भाई अगर 1,000 लोग हैं, समझो बैंक अकाउंट में 1,000 लोगों का पैसा है, 1,000 लोगों, किसी लाख, किसी ऐसे करोड़ रुपये पैसा है, तो 1,000 लोगों में वो कम से कम 700-800 लोगों का पैसा है ना, मार्केट में घुमाते हुए चलेगी। बाकी 300 लोगों का पैसा, मतलब एक थर्ड परसेंट, ऐसा एक परसेंटेज रेशियो होता है, उतना पैसा बैंक अपने पास रखेगी। कभी भी किसी को ज़रूरत, 1,000 में 200 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, 100 लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, पैसा निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल, तो वो एक चलता है बैकअप, वो एक उतना रहता है वो। लेकिन हाँ, अगर पूरे 1,000 लोगों ने मांग लिया अपना पैसा, तब बैंक समझो डूब गई, क्योंकि वो काफ़ी पैसा है ना, बैंक है ना, बाहर मार्केट में घुमा के चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड बाय डिपॉजिटर बाय इशूइंग ए चेक। वो डिमांड डिपॉजिट कभी भी है ना, निकाल लेगा पैसा, उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। चेक दिया होता है जैसे करंट अकाउंट में पैसा चल रहा है, पैसा अकाउंट में है, आपको जब चाहिए चेक लिया, पैसा निकाल लिया, एटीएम गया से पैसा निकाल लिया। लेकिन टाइम जो डिपॉजिट होता है उसका एक टाइम होता है, 1 साल से पहले, 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते पैसा, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं उसे, टाइम डिपॉजिट को। बाकी वो वाला जो है डिमांड डिपॉजिट, जब चाहे दिन में 100 बार निकालो, 100 बार पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम डिपॉजिट में जो एक टाइम दे दिया जाएगा, भाई 1 साल बाद ही पैसा हम तुम्हें देंगे, बैंक बोलेगी अच्छे इंटरेस्ट से देंगे। वो इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है टाइम डिपॉजिट में, क्योंकि बैंक को भी एक टाइम मिल जाता है ना, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पैसा हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे डिमांड डिपॉजिट जब चाहे तब कस्टमर वापस मांग ले पैसा, तो वो एक दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, कि डिमांड डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, टाइम में ज़्यादा मिलेगा। डिमांड डिपॉजिट कभी हाई लिक्विड होता है, जब चाहे तब निकाल लो, लेकिन टाइम डिपॉजिट हाई लिक्विड नहीं होता है, लिक्विडिटी इसमें कम होती है, जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हो। फिर एडवांसिंग लोन, बैंक क्या करती है, लोन देती है। भाई बैंक ने तुमसे पैसा डिपो लिया 1 लाख रुपए, ले 1 लाख पे बैंक तुमको दे रही है 500 रुपये, और लोन अगर वही 1 लाख रुपये किसी को लोन दे देगी, वो तुमसे 1 लाख रुपये लेके तुम्हें 500 रुपये इंटरेस्ट दे रही है। वही 1 लाख किसी को लोन दे दिया, वो लेगी उससे 2,000 रुपये, तो 1,500 रुपये इसको फ़ायदा नहीं हो गया। 1,500 अपना प्रॉफिट है, स्टाफ के खर्चे हैं, सारी चीज़ें करेगी बैंक। फिर डिस्काउंटिंग बिल, एक्सचेंज ऑफ हुंडीज। डिस्काउंटिंग बिल में किसी का बैंक का पैसा है, पैसा तुम्हें चाहिए मुंबई में, तुमने तुम्हारा पैसा है कानपुर में, तो इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, जाके उधर दूसरे बैंक में जाके दूसरी बैंक तुम्हारी बैंक का पैसा दे देगी। ठीक है, तो इससे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बैंक थोड़ा बहुत पैसा कटता है उसमें, लेकिन हो जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेसमैन लोगों के लिए। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है जैसे कि छोटे टाइम के लिए, हफ्ते 10-15 दिन, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए लोन देना, एक महीने, 20-20 दिन, 50 दिन के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। जैसे आपके अकाउंट में 50,000 रुपये थे, 50,000 रुपये, और 50 के पड़ा हुआ है, चेक आ गई 60,000 की, चेक आ गई मतलब तुमने चेक भी दिया हुआ था, तुम्हारा बिजनेस है बड़ा, डेली चेक दे रहे हो, चेक आ रही हैं, चेक दे भी रहे हो, किसी को पेमेंट लगा हुआ है। अब 10,000 रुपये कम पड़ गए, तो बैंक क्या करेगी, 10,000 के चेक क्लियर कर देगी, 10,000 रुपये तुम्हारा लायबिलिटी हो जाएगा। फिर तुम्हारा भी तो पैसा आने वाला है ना कहीं से, तब वो एडजस्ट कर लेगी बैंक। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कटता है उसमें, लेकिन ये बिजनेसमैन वालों के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, एज एजेंसी काम करती है बैंक। बैंक का काम है ना एजेंसी, मतलब EMI, जैसे आपने कोई सामान ख़रीदा, EMI चाहिए, तो बैंक से EMI कट रही है,
इंस्टॉलमेंट बैंक से कट रहा है तो भी एजेंसी हुआ ना एक तरीके से। और ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड, कहीं फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, किसी को पैसा डिपॉजिट और ट्रांसफ़र करना है तो बैंक करके दे देगी। कलेक्शन ऑफ फंड, किसी का पैसा, किसी का फ़ंड कलेक्ट करना है, बैंक डिपॉजिट कर लेगी। पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, अलग अलग पेमेंट, टैक्सेस, ये वो डायरेक्ट बैंक से कट जाते हैं। ये सब होता रहता है। डिविडेंड हुआ, इंटरेस्ट रेट हुआ, ये सब बैंक कलेक्ट करती है कस्टमर के अकाउंट से डायरेक्ट। डिबेंचर है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तुमने तो बैंक से अकाउंट लिंक कर दो तो बैंक में पैसा आता रहेगा, तुम्हारा प्रॉफिट है कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और भी जनरल यूटिलिटीज़ हैं, जैसे कि एटीएम वेटीएम की सर्विस दे देती है, लॉकर की सर्विस दे देती है ना। यूपीआई देखो आजकल मोबाइल पर आ गया है, ये सब सर्विसेज दे देती है बैंक। ये हो गया, ठीक है। डिस्टिंग बिटवीन प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।